अभी अगस्त में वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस 6 रुपीज के आसपास थी, जो भी 11 रुपीज एंड 50 पैसा पर चली गई है। यानी कि मात्र 6 महीनों में वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस 88% से बढ़ी है। तो यहाँ पर हम इन सारे कारणों की तो हम बात करेंगे ही कि शेयर प्राइस क्यों बढ़ी इतनी 6 महीनों में, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट हम ये बात करेंगे कि क्या ये जो शेयर प्राइस है इसका मोमेंटम ऐसे ही जारी रहेगा। तो बात करते हैं डिटेल में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं एंड थैंक यू सो मच ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। ग्रो को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसके जरिए बड़े ही आसानी से मल्टीपल एसेट क्लासेस में जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना आसान इनका यूजर इंटरफेस है उतना शायद ही किसी बिगिनर को कहीं और पे मिलेगा। सो डू चेक देम आउट। तो शुरुआत करते हैं शेयर प्राइस की बढ़ोतरी से। देखिए, कुछ महीने पहले तक हर जगह यही चर्चा चल रही थी कि वोडाफोन आइडिया बैंकरप्टी होगी, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई सालों से लॉस में है। कभी 70,000 करोड़ का लॉस तो कभी 40,000 करोड़ का लॉस। ऐसे में कंपनी के ऊपर का आप कर्जा देखेंगे तो 2,32,000 करोड़ का है। इन्होंने रिकॉर्ड ही बना दिए थे। अब फिर ऐसे में गवर्नमेंट का भी काफी इन पर ड्यूज थे जो वो दे नहीं पा रहे थे। तो लास्ट में मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, जो इस कंपनी के अल्टीमेट ओनर है, ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने एक लेटर लिखा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलती है तो ही कंपनी बन पाएगी, अदरवाइज कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब इसी बीच हुआ ये कि रिसेंटली मिस्टर कुमार मंगलम बिरला, जो कंपनी पर काफी बेरिश थे, वो अचानक से बुलिश हो गए। उन्होंने करीब 98 करोड़ रुपीस कंपनी में डाल दिए, जिससे इन्वेस्टर्स में ये कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा, अगर प्रमोटर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है मतलब कंपनी में अभी भी कुछ है। तो ये था पहला फैक्टर जिसमें आम इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला और शेयर प्राइस बढ़ने लगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर भर भर के पड़े हैं। अगर आप आज देखोगे तो करीब 60 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में हैं। जनरली रिटेल इन्वेस्टर वहां जाते ही जाते हैं जहां पर शेयर प्राइस कम होती हो। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ रही है वो है कि कंपनी का जो बैंकरप्ट होने का जो डर था वो अभी पूरी तरह से चला गया। क्यों चला गया है? देखिए, अक्टूबर 27, 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को वोडाफोन आइडिया के एडिशनल एजीआर ड्यूज को रिकंसिडर करने के लिए कहा। जैसी न्यूज बाहर आई, शेयर प्राइस 9% से ऊपर चली गई और उसके बाद 31 दिसंबर को गवर्नमेंट ने इन एजीआर से रिलेटेड एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे हर जगह खुशी का माहौल हो गया। अब आप सोचेंगे कि एजीआर क्या चल रहा है, तो अगर आपको वोडाफोन आइडिया को समझना है, उसके फ्यूचर फाइनेंशियल्स को समझना है, तो एजीआर को आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से कंपनी बैंकरप्सी के खतरे में थी। देखिए, एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये एक फी होती है जो टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को देनी होती है एयरवेव्स को यूज करने के लिए। अब एजीआर में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे रेवेन्यू का कुछ पोर्शन ले लेती है, जनरली 3 to 8% ऑफ द रेवेन्यू, डिपेंडिंग ऑन आप कितने लाइसेंसेस और क्या क्या यूज कर रहे हो। अब यहाँ पर कुछ साल पहले तक वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट को ये एजीआर तो दे रही थी, लेकिन सिर्फ उसी रेवेन्यू पर दे रही थी जो रेवेन्यू टेलीकॉम सर्विसेज से आ रहा था, यानी डेटा और कॉल का। जो उनका बाकी रेवेन्यू था, लेट से एफडी में पैसा डाला है उसके पैसे आ गए, कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है उसके पैसे आ गए, कोई एसेट बेच दिया उसके पैसे आ गए, तो ये जो रेवेन्यू है उस पर उन्होंने एजीआर नहीं दिया। उनका ये कहना था कि इन बाकी चीजों पर क्यों दे, टेलीकॉम सर्विसेज यूज करे तो टेलीकॉम से आने वाले रेवेन्यू पर हम देंगे। लेकिन फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की साइड लेते हुए कहा कि जो बैक डेटेड आपका पिछले 15 साल का जो एजीआर है, जो आपने बाकी चीजों पर नहीं दिया है, सिर्फ टेलीकॉम पर ही दिया है, टेलीकॉम के रेवेन्यू पर ही दिया है, अब वो बाकी का, यानी एफडी के इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कोई एसेट बेचा, उन सब का जो रेवेन्यू आया है उसके ऊपर भी आपको एजीआर बैक डेटेड पिछले 15 साल का देना पड़ेगा। पहले ही वोडाफोन आइडिया के ऊपर जमाने भर का कर्जा, जियो आने के बाद उनकी हालत खस्ता हो गई। मतलब सिर्फ उनकी ही नहीं हुई, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज मार्केट से गायब हो गई, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया कुछ लेवल पर एक फाइट तो दे रही थी। लेकिन फिर जब ये बर्डन आ गया तब सबको लगा कि यार अब सब खत्म है। रिसेंटली अभी 31 दिसंबर को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो एजीआर की जो लायबिलिटी है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और पेनल्टी को मिलकर, ये होती है 87,000 करोड़ की। और इसके लिए हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर 31 तक आप हर साल मात्र 124 करोड़ रुपीस पे करो। फाइनेंशियल ईयर 2032 से लेकर 35 तक आप हर साल मात्र 100 करोड़ रुपीस पे करो, और बाकी की जो बैलेंस अमाउंट है वो आप पे करो आज से 10 साल बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर 2036 से लेकर 41 तक। इन 10 सालों में आप अपना बिजनेस ढंग से सुधार लो, जो अपना कर्जा है वो कम कर लो, धंधे पर फोकस करो, जो पैसा आएगा 10 साल बाद हम देख लेंगे कैसे करना है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 मेंबर कमेटी भी फाइनलाइज की है, जो एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगी कि बाद में कंपनी को एग्जैक्टली कितना देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस क्विकली आपको बता देता हूँ कि हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट के शुरू होने में बस आखिरी 2 दिन बाकी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छी कंपनीज तो ढूंढ पा रहे हैं लेकिन वैल्यूएशन निकालना आपको नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी कंपनीज तो आप ढूंढ रहे हो लेकिन उसे अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर खरीदना या फिर फेयर वैल्यूएशन पर खरीदने में आप स्ट्रगल कर रहे हो,
तो उसके लिए हमारा 3 मंथ्स वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट आपके लिए परफेक्ट फिट है, जहां पर आप वैल्यूएशन और वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजी सीखते हो, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो इन्वेंटर है मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, उनकी सिगार बट स्ट्रैटेजी से लेकर डीसीएफ जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाई है, जिसे कोई भी बिगिनर बड़ी आसानी से समझ सकता है, सीख सकता है। तो बस 2 दिन बाकी इस कोहॉर्ट को खत्म होने में, तो खत्म होने से इसे जरूर चेकआउट कीजिए। इसका फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब ये तीनों चीजें जैसे एक साथ आ गई तो हर तरफ खुशी का माहौल था, शेयर प्राइस बढ़ रही थी कि यार प्रमोटर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कंपनी में, साथ ही गवर्नमेंट ने भी अभी थोड़ा एक रिलैक्सेशन दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी अभी कंपनी की साइड चलो बाद में से ही लेने लगा है, और ऐसे में कंपनी के बचने के चांसेस तो है। इसी बीच कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स की कि हम 45,000 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, अपना 5G नेटवर्क बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। तो इसके चलते लोगों को लगा कि ठीक है, अभी जो मरने वाले थे वो भी नहीं मरेंगे। इसी के साथ 1-2 और अच्छी चीजें हो गई कि कंपनी लॉसेस में तो है ही पहले से, लेकिन अभी लॉसेस इनके कम हो गए। पहले जहां पर इनको क्वार्टरली 7,000 करोड़ के लॉसेस हो रहे थे, अब ये थोड़े कम होकर 5200 करोड़ पर आ गए हैं। अब इसे देखिए कि जो कंपनी लगातार 7-8 हज़ार करोड़ के लॉसेस कर रही है, तो ऐसे में 5,000 करोड़ के लॉसेस भी कई बार अच्छी चीज लगने लगती है। इसे एक एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं कि 7,000 करोड़ के लॉसेस हो रहे, 5,000 हो गया तो बेटर हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे वो 5,200 करोड़ भी कम नहीं है। तो अभी भी जो लॉसेस है वो काफ़ी क्रेजी है। क्रेजी इसलिए क्योंकि इनके कर्जे ही क्रेजी है, और इनके कर्जे तब तक चुकते नहीं होंगे जब तक ये धंधे में कुछ बेटर नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप इनके रेवेन्यूज को देख लो तो पिछले 3 सालों से इनका क्वार्टरली रेवेन्यू 10,000-11,000 करोड़ इसके आसपास ही है। यानी कि रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 साल में -1% की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ इनके रेवेन्यू में है, 3 सालों में मात्र 4% की ग्रोथ है, यानी ग्रोथ का नामो निशान नहीं है। इसी बीच इन्हें क्रेडिट रेटिंग से अपग्रेड मिला है। केयर ने इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है। साथ ही जो एक इंडस टावर है जिन्होंने इन पर केस डाला था कि हमारा कुछ पैसा मिला नहीं है पुराना, वो आप दे दो, तो फाइनली वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने उनके जो ड्यूज थे बाकी क्लियर करना था वो भी क्लियर कर दिया है, जिसके चलते ओवरऑल ये जो शेयर प्राइस में राइज है वो देखने मिली। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या ये जो शेयर प्राइस में राइज हो रही है ये लगातार होती रहेगी? क्या ये लॉन्ग टर्म वाली चीज है या फिर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म वाली चीज है? कुछ देर में आपको खुद पता चल जाएगा, सुनते रहिए। तो देखिए, अभी भी अगर बात करें तो आज भी वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली लूज कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक भी ऐसा क्वार्टर नहीं रहा है कि जहां पर ये कस्टमर को अक्वायर कर रहे हैं। कारण क्या है कि जहां पर एयरटेल और जियो ने 5G नेटवर्क अपना सब जगह लगभग स्ट्रॉन्ग किया है, वहां पर वोडाफोन आइडिया जस्ट एंटर कर रही है। कुछ सर्कल में है उनके, लेकिन अभी भी बहुत सारे सर्कल में इनको जाना बाकी है। तो ऐसे में जो हाई पेइंग आपके कस्टमर्स होते हैं वो 5G हैंडसेट लेते हैं, 5G के साथ उनको 5G नेटवर्क चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है वोडाफोन आइडिया में जबरदस्ती। मतलब चाहे उनको आपका नेटवर्क अच्छा भी लगे वोडाफोन आइडिया का, स्टिल दे आर स्विचिंग टू एयरटेल और जियो। अब रिसेंट डेटा उसमें भी शॉकिंग है कि कहां पर जा रहे लोग। पहले तो ये हुआ करता था कि ज्यादातर लोग जियो की तरफ जाते थे, फिर जियो सबसे नंबर 1 पर चला गया। वायरलेस कस्टमर्स 39% फिलहाल जियो के पास है, टॉप 1 पर जियो है, 37% एयरटेल के पास है, 16% वोडाफोन आइडिया के पास है। ये जो वोडाफोन आइडिया ये कंटिन्यूअसली नीचे आता जा रहा है, और अभी रिसेंटली अगर कुछ नंबर्स देखें तो एयरटेल को इन चीजों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन की जो ग्रोथ है जियो की काफी कम हो गई है, लेकिन एयरटेल ने अभी भी उसे बनाए रखा है। तो 5G की बात करो तो कंपटीशन से 2 साल पीछे है वोडाफोन आइडिया। कर्जे की तो मैंने पहले ही बात की, उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीनर पर आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 43,000 करोड़ का था और कंपनी का इंटरेस्ट 24,000 करोड़ का था। यानी कि जितना रेवेन्यू आ रहा है उसका लगभग 55% कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में पे कर रही है। फिर आता है आपका डिप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट हेवी बिजनेस है तो 20,000 करोड़ का आपका डिप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद बचना तो कुछ नहीं है, उल्टा नेगेटिव में चीजें जानी जैसे कि यहाँ पर जा रही है। तो कर्जा चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऑलरेडी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक अच्छा खासा कंपनी में खो दिया है। जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास 2022 में 75% स्टेक हुआ करता था, उनका स्टेक अब मात्र 25% पर आ चुका है। 50% आ चुका है गवर्नमेंट के पास, फिर पब्लिक है और फिर बाकी इन्वेस्टर्स हैं। तो और इक्विटी बेचने के लिए ज्यादा स्कोप तो नहीं है, तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको कस्टमर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, जो कि अभी नहीं हो रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं वो इन चीजों को कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं, मोमेंटम में बहे जा रहे हैं। रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रेवेन्यू और एबिटडा मात्र 2% से बढ़ा है। मतलब इनफैक्ट इन्फ्लेशन इससे ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। नेट लॉस कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा रेड जोन में है। और कंपनी का कैश एबिटडा सफिशिएंट नहीं है कि कंपनी के आने वाले जो प्लान्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के, बिजनेस एक्सपेंशन के, उनको सपोर्ट कर पाए। तो जो 45,000 करोड़ आएगा नया प्लान, उसमें कंपनी को स्टेक तो बेचना ही पड़ेगा, प्लस कंपनी को और ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट और बाकी चीजें और बढ़ती चली जाएगी। तो मार्केट तो जो इमीडिएट रिलीफ है उसे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान देनी है कि एनुअली 2036 से लेकर 2041 इन 5 सालों में कंपनी को लगभग 15,000 करोड़ रुपीज पे करनी पड़ेंगे।
देंगे। इसमें दो व्यू आपके हो सकते हैं, एक तो बुल व्यू हो गया कि यार तब तक सब सही हो जाएगा, कंपनी आसानी से पे करेगी और आज की मौत हम कल पर डाल रहे हैं, इसकी भी खुशी होगी। और बेयर व्यू ये कि एक बहुत ही हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो मार्जिन के लिए अलग अलग चीजों में जा रहे हैं। एयरटेल का मैं देख रहा था रिसेंटली, तो एयरटेल अभी डेटा सेंटर में भी जा रहा है कि उनको पता है कि वहां पर एक अच्छे खासे मार्जिन वो ले सकते हैं, कमा सकते हैं। तो जियो और एयरटेल दोनों भी कैश रिच कंपनीज हैं, वो फाइट कर सकते हैं अपने आप में और तगड़ी फाइट कर सकती है और इसे वोडाफोन आइडिया को नीचे रखने के लिए भी और प्रेशर बना सकती है मार्केट में। लेकिन वोडाफोन आइडिया के पास अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं है। इनके पास अगर कोई चीज है तो वो है टैरिफ की हाइक। ये प्लान करेंगे जुलाई 2026 के आसपास अपने जो टैरिफ से चार्जेस है वो बढ़ाएंगे। ये चार्जेस बढ़ाने के बाद शायद हमारा कुछ इनकम बढ़ जाए और ये जो फिर नया इनकम आएगा इसको हम बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम फिलहाल हम देखें तो एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 259 रुपीज, मतलब एक कस्टमर से कितना रेवेन्यू आता है पर मंथ। एयरटेल का 259 रुपीज है, जियो का काफी कम है 213 रुपीज और वोडाफोन आइडिया का उससे भी काफी कम है 186 रुपीज। वोडाफोन आइडिया अगर 5G में जा रहा है तो यहाँ पर उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो बढ़ा सकता है और यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। और ऐसे में आप कंपनी का वैल्यूएशन निकालने जाओगे तो प्रॉफिट नहीं है तो पी रेशो पीजी रेशो तो आप निकाल ही नहीं सकते। ईवी बाय EBITDA के हिसाब से हम देख सकते हैं तो कंपनी का ईवी बाय EBITDA 17.26 है और वहीं पर एयरटेल का है 11.98, यानी वोडाफोन आइडिया का ईवी बाय EBITDA एयरटेल से काफी ज्यादा है, 44% ज्यादा है। जबकि एफिशिएंसी के मामले में, बिजनेस के मामले में, डेट बर्डन के मामले में एयरटेल एक काफी बढ़िया पोजीशन पर है। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रेस में होने के बावजूद भी कंपनी कुछ डिस्काउंट में आपको नहीं मिल रही है। तो आप पूछेंगे कि क्या ये मोमेंटम जो 80% जो रिटर्न्स मिले 6 महीने में, क्या ये जारी रहेगा? मुझे नहीं लगता। और क्या आपको एंटर करना चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कंपनी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी शो करे, एटलीस्ट रेवेन्यू के नंबर बेटर आए, तब तक आपको वेट करना चाहिए और उसके बाद ही अपने डिसीजन लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ये सब इमोशनल गेम चल रहा है। एक्चुअल में कंपनी को फाइनेंशियली किसी क्वार्टर में कुछ खास इसका फायदा नहीं हुआ। और मैंने पहले ही बताया कि अगर इनको फायदा करना है तो 5G में अग्रेसिवली जाना पड़ेगा, शायद 6G भी आ जाए तब तक। तो हेडेक इनकी ये बहुत पीछे रहे, तो अभी यहाँ से बाहर निकलना इज वेरी टफ। और जहां तक मिस्टर कुमार मंगलम बिरला के स्टेक की बात है, मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की जो नेटवर्थ है वो है 2,08,000 करोड़ रुपीस। उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं 98 करोड़ रुपीस, यानी कि उनकी नेटवर्थ का कितना 0.something 1% आएगा ये 98 करोड़। तो जो भी कंपनी के साथ हो रहा है उससे कहानियां बन रही है, लोग कहानी को एब्जॉर्व कर रहे हैं और कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत ही रिस्की कंपनी है, बहुत ज्यादा रिस्की, यहाँ से निकलना बहुत टफ है। जब कंपनी एक्चुअल में नंबर्स दिखाना शुरू करे तब जाके आप सोच सकते हो। लेकिन वोडाफोन आइडिया से कई गुना बेटर कंपनीज आपको इंडियन मार्केट में आज भर भर के पड़ी है। सिर्फ कम प्राइस है, 6 रुपए, 4 रुपए, 12 रुपए में स्टॉक मिल रहा है इसलिए मैं ले लेता हूँ। इस तरह के माइंडसेट से आप मत जाइए, क्योंकि ऑल्दो शेयर प्राइस यहाँ पर 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको दिखेगी यार शेयर प्राइस तो बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के साथ कंपनी में आए। 5-7 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कंपनी ने 10 साल में कंपाउंडेड सालाना -16% के रिटर्न्स दिए। और आज भी 5 साल पहले भी लोगों ने सोचा कि ठीक है कंपनी रिकवर करेगी, आज भी वो सिर्फ 1% रिटर्न के साथ बैठे हुए हैं, मात्र 1% कंपाउंडेड सालाना। तो आज की मौत टल गई है लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। और यहीं पर आज का वीडियो समाप्त कर दे। जाते जाते हमारे वैलिडेशन कोहोर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसका फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके बाद शुरू होने में आखिरी 2 दिन बाकी है। सो सी यू देयर एंड नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी पर बनाए बताइएगा जरूर।